हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका पेपर सेकेंड के चैप्टर 12 से 16 कराएंगे, जो हमारा आज का पार्ट नंबर 5 होगा। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले इसके और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा का स्थान, प्लेस ऑफ मोरल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम। तो दोस्तों, हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन सा प्रश्न किस तरीके से रिलेट होता है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है जीवन में सफलता के कारण क्या है। उसका सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना, अत्यंत मेधावी होना, उसका कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय या फिर प्रबल भाग्य। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो वो अपने कठोर परिश्रम और लगन से होता है। हमारा अगला प्रश्न है जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं। यहाँ सोचने की बात हो रही है, रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, आप भगवान की कृपा से सफल हुए, आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए, विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। तो दोस्तों, जनरली हम सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारी जो सफलता है वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हम सफल हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान की कृपा से सफल हुए हैं। यही 100 में से 95% लोग सोचते हैं। यहाँ बात सोचने की हो रही है तो सोचते हैं, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो ये होती है कि आप अपने श्रम द्वारा ही सफल होते हैं। लेकिन यहाँ बात सोचने की है तो प्रश्न पे जरा गौर करिएगा, उसके बाद इसका आंसर रिलेट करिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन क्या है। अत्यंत दुखों का सागर है, आशाओं का भंडार है, निष्फल प्रयास है, एक बोझ मात्र है। तो दोस्तों, जो हमारा जीवन है वो आशाओं का भंडार है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर आशाएं नहीं होंगी तो हमारी जो इच्छा शक्ति है जब वही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। हमारा अगला प्रश्न है प्रोन्नति के बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रोन्नति समझ रहे हैं आप कि पद में उन्नति। प्रोन्नति कठिन परिश्रम से मिलती है, प्रोन्नति खुशामद से मिलती है, प्रोन्नति केवल संयोगवश प्राप्त होती है, प्रोन्नति भाग से मिलती है। तो दोस्तों, जो प्रोन्नति होती है, आपका जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन आपका कठिन परिश्रम से होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है। सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, बड़े लोगों के पास पहुंच, पर्याप्त धन संपत्ति या फिर विद्वता। तो दोस्तों, जीवन को सुखी बनाने के लिए सामर्थ्य के अनुसार कार्य और संतोष रखना पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं, क्योंकि बेईमान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का मुंह भी भरता रहता है। आपने देखा होगा कि जो बेईमान व्यक्ति होते हैं वो आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, कहीं दान पुण्य करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला है बेईमान आदमी को बेईमानी करने में शर्म नहीं आती है। बेईमान लोगों की बेईमानी बहुत कम पकड़ी जाती है। हमारा अगला है हम समझ नहीं पाते हैं कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, बेईमान व्यक्ति इसीलिए सुखी रहते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों के श्रम का मूल्य घटाकर रखते हैं। समान श्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बड़ा चढ़ाकर करते हैं, परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है। तो भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बड़ा चढ़ाकर करते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। यह विवर्तन उल्लेखित है समाचार पत्र में, शिक्षा की पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पत्रिका में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये हमारा शिक्षा की पुस्तकों में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है समाज में वर्णों का आधार है कर्म, शक्ति, धन, पद। तो दोस्तों, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्म आधार है। अगला प्रश्न हमारा भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं। 6 धर्म, 7 धर्म, 8 धर्म, 10 धर्म। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 धर्म प्रचलित है। 6 धर्म कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है।
समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सेवा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्मों के आधार पर समाज को कितने वर्णों में बनाए गए, कितने वर्ण बनाए गए, क्या कितने वर्णों में बांटा गया है? 4, 5, 7, 8। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यह द्र धातु से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ बनाए रखना, धारण करना और पुष्टि करना है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन का। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार हिंदी धर्म कितने लक्षण हैं? 8, 9, 10 या फिर 12। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 10 लक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म संस्कृति के कितने स्तंभ हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तंभ है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तंभ है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान है? 5, 7, 8 या 10। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक साहब ने, उपरोक्त ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक साहब ने। हमारा अगला प्रश्न है, परंपराओं से प्राप्त हुए समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर अंजनी शरीन का, LL गुप्त का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अंजनी शरीन का। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1951 के अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए? 8 प्रकार, 10 प्रकार, 12 प्रकार या फिर 15 प्रकार। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में कितने जीवन मूल्यों का उल्लेखित किया गया? 80, 82, 83 या फिर 85। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 83। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंजनी शरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? 20, 21, 22 या फिर 22, 23, 25। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में वर्णों का आधार है धन, पद, शक्ति, कर्म। तो कर्म के आधार पर धर्मों को बांटा गया है। हमारा अगला है, बुराई को भलाई से जीतो ईशा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। बात आ रही है ईसा की, तो इसका मतलब है कि ईसाई धर्म से संबंधित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मशीनों का उपयोग करो पर ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूं, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूं। दोस्तों ये बात किसने कही? महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बात महात्मा गांधी जी ने कही। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर जॉन डीवी का, डॉक्टर DC मिश्रा का, डॉक्टर अंजनी शरीन का, डॉक्टर PD वजुपाल का। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जॉन डीवी का। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिकता शब्द संबंधित है अच्छाई से, बुराई से, अच्छाई एवं बुराई से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छाई और बुराई दोनों से संबंधित है नैतिकता का, क्योंकि व्यक्ति नैतिक भी होते हैं अनैतिक भी होते हैं। नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना, धनार्जन करना, ज्ञानार्जन करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरित्र का निर्माण करना। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? भारत को धनवान देश बनाने के लिए, भारत की जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए, भारत के बालक बालिकाओं को सदनागरिक बनाने के लिए, सदनागरिक मतलब एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, भारत में भौतिकवादी संस्कृति के विकास हेतु। तो दोस्तों आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा की जो जरूरत है वो है भारत के बालक बालिकाओं को सदनागरिक बनाने हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। यह कथन किसका है? मैकेंजी का, महिर्स अरविंद घोष का या फिर प्लूटो का या फिर मैकाइवर का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 20। महिर्स अरविंद घोष कहते हैं कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना ही नैतिक शिक्षा है। दोस्तों हमारा इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है
पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन, करिकुलम एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। दोस्तों हम इसके भी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है? मूल्यांकन द्वारा अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मूल्यांकन एक व्यापक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायक है, या फिर मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार अथवा वांछनीय हैं अथवा नहीं। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? मैकलिन से, कोठारी आयोग से, गुडविल एवं क्लॉज मेयर से, या फिर बेशले से। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, गुडविल एवं क्लॉज मेयर से। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? निरंतर, व्यापकता, केवल कक्षा तक सीमित, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल कक्षा तक सीमित। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? मतलब हम आकलन नहीं, हम एवोल्यूशन नहीं कर सकते। वैज्ञानिक तार्किकता से, संप्रेषण से, अवधारणाएं और प्रक्रिया से, छात्र एवं आकलन से। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र एवं आकलन से। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता है वैधता अथवा विषय अनुकूलता, सरलता, वस्तुनिष्ठता, या फिर विस्तृत रूप। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत रूप नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेफलिन मॉडल के 4 प्रकारों में कौन सा एक सत्य नहीं है? संदर्भ मूल्यांकन, प्रदा मूल्यांकन, अदा मूल्यांकन, उत्पाद मूल्यांकन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अदा मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टैक मॉडल का एक चरण नहीं है? पूर्ववर्ती चरण, उत्पाद चरण, परिणाम चरण, लेन देन चरण। दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद चरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकित की प्रविधि है? कितनी प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं जिससे हम एवेल्युएट कर लेते हैं, प्रशिक्षण, साक्षात्कार, इंटरव्यू, आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है? इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। इस परीक्षण में परीक्षक व परीक्षार्थी दोनों स्वतंत्र होते हैं। इस परीक्षण में सीमित पाठ्यवस्तु का मूल्यांकन होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। यही बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। यह परिभाषा किसी विद्वान ने दी है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है क्यू लेन एवं हाना ने, जॉन यू आई क्लेस ने, या फिर मैकनिल ने, या फिर टायलर ने। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यू लेन एवं हाना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है? टायलर का, स्टेफली, बीम का, आइजनर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टायलर का। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CIPP कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है? स्टैक मॉडल, स्टेफल बीम मॉडल, आइजनर मॉडल, या फिर टायलर मॉडल। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेफली बीम मॉडल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है? संगठित एवं तुलनात्मक प्रश्न, संबंध स्थापित प्रश्न, समस्या समाधान एवं रचनात्मक प्रश्न, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साधारण पुनः प्रश्न स्मरण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पहुंचनात्मक, ये पहुंचनात्मक नहीं है, ये पहचानात्मक है। पहचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। कौन सा? मिलानात्मक, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है? अनुपातात्मक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न, साधारण पुनः स्मरण के प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है? 3, 4, 5 या फिर 2? तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 रूपों में। अगला प्रश्न है हमारा, निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं है, विद्यार्थी का अधिकांश समय चिंतन व लेखन में लगता है, ये विशेषता है। यह परीक्षण में मानक स्थापित करना असंभव है, ये भी सही है। यह परीक्षण में सीमित पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन होता है, ये भी सही है। यह परीक्षण अनुमान प्रकृति की प्रोत्साहित करता है, तो दोस्तों यही हमारा गलत है। तो हमारा आंसर होगा यही ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? अनुपातात्मक, पहचानात्मक, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है हमारे साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनुपातात्मक प्रश्न, संबंध स्थापित प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध स्थापित प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि नहीं है? परीक्षण प्रक्रियाएं, स्वयं आलेख उपकरण, निरीक्षणात्मक उपकरण या फिर अनुपातात्मक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुपातात्मक प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी या फिर गुड़ियों का खेल। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुड़ियों का खेल। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? रोशा परीक्षण, टीएटी, प्रत्यक्ष प्रश्न, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है? अंक देने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारण मूल्यांकन, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मूल्यांकन एक साधन है, मूल्यांकन एक साध्य है। तो दोस्तों मूल्यांकन एक साध्य है ना कि साधन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मापन के विषय में क्या गलत तथ्य कौन सा है? मापन के लिए समय निश्चित होता है, मापन में समय, धन तथा श्रम की बचत होती है, मापन एक साध्य है, मापन एक साधन है। तो दोस्तों मापन जो है वो एक साधन है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी कि मापन एक साध्य है, यही बात सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? छात्रों में पूर्णता की भावना को विकास के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रश्न प्रकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है? साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनुपातात्मक प्रश्न, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, अधिगमकर्ता का सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ लर्नर। चलिए दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है? परंपरागत परीक्षण पद्धति, सतत परीक्षण पद्धति, सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति, व्यापक परीक्षण पद्धति। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया गया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, JW राइस्टोन ने। हमारा अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या फिर उपयोगिता। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोगिता। हमारा अगला प्रश्न है,
निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया था? 1985 में, 1992 में, 1995 में, 2000 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी 1992 में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, आधारभूत शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ये तीनों शिक्षाओं के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है, यह कथन किसका है? अबुल कलाम का, अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी जी का, कोठारी शिक्षा आयोग का या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब एक मुक्त विद्यालय की स्थापना की? बात की जा रही है मुक्त विद्यालय की, विश्वविद्यालय की नहीं। 1989, 1979 में, 1981 में, 1984 में, 1975 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1979 में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1985 में, 1988 में या फिर 1990 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिकमर, यूनिवर्सिटी भोपाल, अनामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। तो दोस्तों जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो एक ही है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिकमर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1964 में, 1980 में, 1985 में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट चेन्नई, यूनिवर्सिटी भोपाल। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट चेन्नई है, जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन का जो विश्वविद्यालय है। हमारा अगला है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? हमारे उत्तर प्रदेश में जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई? 1998 में, 2000 में, 2001 में, 2003 में। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 1998 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है? मुक्त बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, परीक्षा और सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी करना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा का कार्य नहीं कराती है मुक्त विश्वविद्यालय। अगला है हमारा, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अनुपातात्मक, प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग कब गठित हुआ? 1952 में, 1960 में, 1964 में, 1970 में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के क्रियाकलापों को समाहित करना, विद्यार्थियों के निष्पादन एवं ऋणात्मक टिप्पणी करना, अधिगम की प्रगति को इंगित करना, तकनीक के प्रयोग द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के निष्पादन एवं ऋणात्मक टिप्पणी करना। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता है? पूर्व ज्ञान, समझ का स्तर, अधिगम प्रक्रिया का आकलन, बार बार परीक्षण। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बार बार परीक्षण नहीं होता है आकलन प्रक्रिया में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? देश में दूरस्थ शिक्षा का प्रसार, ये है। शिक्षण अधिगम में नवीन प्रवर्तनों का प्रयोग, ये भी है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ये भी है। प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित होना, तो दोस्तों यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष है शिक्षा का सीमित होना, पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं का अभाव,
शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र की अनदेखी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारात्मक पक्ष। अगला हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। अगला है हमारा, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नासिक में, पुणे में, नागपुर में। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिक में। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण इकाई के प्रारंभ में, शिक्षण इकाई के मध्य में, शिक्षण इकाई के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण इकाई के अंत में। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों की औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक, शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। यह परिभाषा किसी विद्वान की है? मोफात की, एम.एल. जेम्स की, क्लाराम एम ब्राउन की, जे.डब्ल्यू. रायस्टोन की। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोफात की। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, विद्यालय अनुभव, इंटर्नशिप, कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्य, पाठ्य विषय व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आकलन। चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द इंटर्न का शाब्दिक अर्थ है कैद, अंदर, भीतर या बदलाव। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैद। हमारा अगला प्रश्न है, नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले युवकों के लिए क्या प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? एजुकेशन, इंटर्न, प्राइवेट या जॉब। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, इंटर्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि में सीखी गई मूलभूत सामग्री उनके भविष्य निर्माण में सहायक होती है? इंटर्नशिप, युवा, नवीनतम, सोशल पीरियड। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नशिप में सीखी गई। हमारा अगला है, इंटर्नशिप किस क्षेत्र के नवागंतुकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है? शैक्षिक, व्यावसायिक, सोशल या फिर राजनीतिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक। अगला है, इंटर्नशिप की अवधि कितने माह तक की हो सकती है? 5 माह, 7 माह, 3 माह या फिर 6 माह। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। हमारा अगला प्रश्न है, कॉलेजों में पढ़ाई गई पाठ्य पुस्तकें वास्तविक कार्य का अनुभव देने में होती हैं अक्षम, सक्षम, परिपूर्ण, गुणकारी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षम। अगला है हमारा, छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई पुस्तकों की कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? इंटर्नशिप, व्यवहार, कुशलता, उक्त सभी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नशिप। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संगठन में इंटर्न के रूप में मिलता है सहकर्मी के कार्य, समस्या, निदान, परामर्श। दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहकर्मी के कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, किसमें सीखे गए सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने का अवसर मिलता है? खेल में, कार्य में, कक्षा में, घर में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसाय का पहला चरण है इंटर्नशिप, पूंजी, व्यवहार, समस्या। ऑप्शन है ए, इंटर्नशिप। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी राह में पहले चरण के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है? शिक्षा की, परिणाम की, व्यवसाय की, कार्य की। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की। हमारा अगला प्रश्न है, इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देती है? सीखने और समझने का, सलाह लेने का, स्पर्धा का विस्तार करने का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने और समझने का। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र इंटर्नशिप के दौरान तैयार करता है संगीत, साप्ताहिक डायरी, घर, उक्त सभी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक डायरी। हमारा अगला प्रश्न है, डायरी में छात्र क्या लिखता है? प्राप्त अनुभव, दूरदृष्टियों का लेखा जोखा, ए और बी दोनों, नियुक्ति की तारीख। तो दोस्तों जो डायरी होती है उसमें छात्र प्राप्त अनुभव, दूरदृष्टियों का लेखा जोखा लिखता है, जिससे कि लाइफ में आगे चल के हमें अगर प्रॉब्लम होगी तो हम अपनी डायरी में देख लेंगे अगर हम भूल जाएंगे तो। हमारा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र नियमित रूप में किसको ईमेल भेजते रहते हैं? प्राचार्य को, मित्रों को, पर्यवेक्षक को या फिर डॉक्टरों को। ये बात की जा रही है इंटर्नशिप के दौरान, तो इंटर्नशिप के दौरान वो भेजते हैं पर्यवेक्षकों को। हमारा अगला प्रश्न है, इंटर्नशिप की समाप्ति पर कैसा प्रपत्र तैयार किया जाता है? प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला,
विचार विमर्श वाला, सोच समझ वाला, आवश्यकता वाला। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण कार्यस्थल का विवरण वाला। हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं नहीं है, सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल, सामूहिक चोरी, नौका चालन। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक चोरी। हमारा अगला प्रश्न है, साप्ताहिक क्रिया है कहानी लेखन, निबंध लेखन, ए और बी दोनों, या फिर पूजा पाठ। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी लेखन और निबंध लेखन। अगला प्रश्न है हमारा, सैनिक शिक्षा एवं एनसीसी किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? साहित्यिक, शैक्षिक, शिल्प, शारीरिक। तो दोस्तों ये आते हैं शारीरिक क्रिया के। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन साहित्य क्रिया नहीं है? नाटक, प्रतियोगिता, स्कूल पत्रिका, कविता उच्चारण, या फिर बागवानी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न विषयों संबंधी परिषदें, इतिहास परिषद आदि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक, साहित्यिक, शारीरिक, या फिर मनोरंजन। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कला संबंधी क्रिया के अंतर्गत आता है? विस्तार भाषण, मूर्ति कला, समाचार पत्र वाचन, साबुन बनाना। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्ति कला में। हमारा अगला प्रश्न है, फुर्सत की गतिविधि नहीं है, एल्बम तैयार करना, फोटो खींचना, सिक्के इकट्ठे करना, या फिर बुनना। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुनना। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पोत्सव किस क्रिया के अंतर्गत आता है? कला संबंधी, मनोरंजन संबंधी, कुश्ती संबंधी, या फिर रंग संबंधी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कला संबंधी। हमारा अगला प्रश्न है, शिल्प संबंधी क्रिया नहीं है, सिलाई, बुनना, टोकरी बनाना, या फिर पिकनिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिकनिक। हमारा अगला है, मिट्टी के खिलौने बनाना है, मनोरंजन, शिल्प, शैक्षिक, समाज सेवा। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये शिल्प क्रिया है। हमारा अगला है, नागरिक शिक्षा संबंधी क्रिया है, श्रमदान, रेड क्रॉस, बाल सभा, जिल्द बांधना। नागरिक संबंधी की बात की जा रही है तो इसमें हमारा बाल सभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, सामूहिक प्रार्थना और प्रभात फेरी कौन सी गतिविधि है? समाज सेवा संबंधी, नागरिक शिक्षा संबंधी, कला संबंधी, शिल्प संबंधी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, समाज सेवा संबंधी। हमारा अगला प्रश्न है, मॉक संसद किससे संबंधित है? समाज सेवा से, साहित्यिक से, नागरिक शिक्षा से, या फिर कला से। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न है, किसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी होना चाहिए? हमारे ऑप्शन हैं, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक स्तर का, स्काउटिंग का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, सहभागी समूह व शिक्षक द्वारा शिक्षण, दक्षता का आकलन व छात्र द्वारा स्व आकलन। चलिए दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है? कौशल, रीति रिवाज, परंपरा, कक्षा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल होना। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं? छात्रों के, शिक्षकों के, अभिभावकों के, कर्मचारियों के। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सॉरी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है? कौशलों से, दक्षताओं से, ए और बी दोनों, सेवाओं से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों से, कौशलों और दक्षताओं से। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन अपने कार्यों और छात्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है? प्रभावी अध्यापक, पर्यवेक्षक, सैनिक, संगीतज्ञ। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी अध्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है? प्रभावी शिक्षा, जन शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, सीमित शिक्षा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, हमें जिन अध्यापकों की जरूरत है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सही प्रशिक्षण, सही शिक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही प्रशिक्षण और सही शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण व प्रशिक्षण में दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? कौशलों द्वारा, धन द्वारा, दूसरों द्वारा, मित्रों द्वारा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशलों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम है, परिपूर्ण, असीमित, एक जटिल प्रक्रिया, या फिर सेवा। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जटिल प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधि हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण, श्याम पट पर लिखना, ए बी दोनों, या फिर
चित्र फाड़ना, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पाठ का प्रस्तुतिकरण और श्याम पट पर लिखना, दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वासपूर्ण पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, छात्र एवं अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, शिक्षण कार्यनीति का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसरों में किस रूप में देने की आवश्यकता है? व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक या फिर राजनीतिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक। हमारा अगला प्रश्न है, किससे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के पार के क्षेत्रों की भी जानकारी हो? छात्र, निर्देशक, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, विस्तृत ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को किन लोगों से सम्मान मिलता है? अपने सहकर्मियों से, समाज के लोगों से, ए और बी दोनों, दलालों से। तो दोस्तों दलालों से कैसे मिलेगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने सहकर्मियों और समाज के लोगों से। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशवरा किया जाता है? शिक्षक से, नेता से, छात्र से, अभिभावक से। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक से। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक से किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय राजनीति की, भारत का इतिहास की, देश का भूगोल की, बात समाज की चोरी की। तो दोस्तों समाज की चोरी की। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है? ज्ञानवान, प्रबुद्ध, ए और बी दोनों या फिर नेता। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ज्ञानवान और प्रबुद्ध। आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है? चुनौतीपूर्ण, सीमित, असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनौतीपूर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, मूल्यांकन, अनदेखी। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है, आज के तेजी से बदलते युग में किस पर अत्यधिक भार है? शिक्षक पर, छात्र पर, युवा पर या फिर मंत्री पर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक पर। हमारा अगला प्रश्न है, आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है? शिक्षक को, समाजीकरण को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें शिक्षक और समाजीकरण दोनों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, पारस्परिक रूप से जिसे प्रभावी माना जा रहा है आज की परिस्थितियों में वह शायद प्रासंगिक है, व्यवहारिक है, समस्यात्मक है या फिर निदानात्मक है। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है? विद्यालयों में परिवर्तन, सुधार का दायित्व, ए और बी दोनों, वेतन वृद्धि। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों में परिवर्तन और सुधार का दायित्व दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन होता है? आवश्यक व महत्वपूर्ण, असीमित, उल्टी रुझान वाला, विरोधा स्वरूप। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक व महत्वपूर्ण है अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन करना। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? मूल्यांकन का, पीयर रेटिंग का, समस्या का या फिर विचार का। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीयर रेटिंग का या फिर समकक्षी मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है हमारा, कौन विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है? सहकर्मी अध्यापक, लोक सेवक, प्राचार्य, छात्र। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहकर्मी अध्यापक। हमारा अगला प्रश्न है, कैसा अध्यापक विशिष्ट पुष्टि दे सकता है? विषम विषय क्षेत्र का, समान विषय क्षेत्र का, स्थानीय जानकार या सही विषय का ज्ञाता। तो दोस्तों हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान विषय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है हमारा, किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं? मूल्यांकन, सेवा, परीक्षा, कुशलता। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म।